Good morning, students. We are here once again to discuss the physics chapter from class 8 science, and we will going to start the chapter number 12, that is friction. It is of class 8 science book, and the book recommended here is Prism Science in Everyday Life, and we have to discuss फ्रिक्शन. वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स व्हाट इज फ्रिक्शन. आप पहले भी पढ़ चुके हो फ्रिक्शन क्या होता है. तो फ्रिक्शन क्या है स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स में लगता है, और जब वो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, रब करते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को स्लाइडिंग पास्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, और उनके इस स्लाइडिंग पास्ट को वो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वही उनको स्टॉप करता है. दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन. What happens? You stop पैडलिंग बाइसाइकिल. क्या होता है जब आप पैडल मारना रोक देते हो? इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम. आप देखे हो कि साइकिल कुछ देर के लिए धीमा होता है फिर रुक जाता है. इफ़ यू किक अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट मूव्स फॉर सम टाइम. आप एक बार किक करते बॉल को, वो ग्राउंड पर मूव करता है फिर रुक जाता है. डू यू नो वाई दिस इज? बिकॉज सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग दैट टू स्टॉप अ बाइसाइकिल और टू मेक्स द बॉल टू कम टू रेस्ट. एक ऐसा फोर्स लगता है जो उस बाइसाइकिल को स्टॉप करता है और मूविंग बॉल को भी रोकता है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू थिंग्स रबिंग टुगेदर. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो एक्ट करता है दो रबिंग थिंग्स को, एंड इट स्टॉप्स देम स्लाइडिंग पास्ट. वो एक दूसरे को पास करते हैं और वो एक दूसरे को रोकते हैं. यहाँ जैसे एक्टिविटी नंबर 1 में दिखाया गया है कि अगर आप स्टूडेंट्स कोई हेवी बॉक्स को ट्राई करते हो मूव करने के लिए लेफ्ट टू राइट, डज इट मूव व्हेन यू अप्लाई अ स्मॉल फोर्स. जब आप कभी आपको लगता है कि इस फिगर के हिसाब से जब आप बुक इसमें इस बॉक्स में छोटा सा फोर्स डालोगे तो ये मूव करेगा? नहीं. लेकिन जब ज़्यादा आप फोर्स लगाते हो तो शायद ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाए. नाउ पुश द बॉक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड टू ट्राई टू मूव इट टू राइट टू लेफ्ट. आर यू ऑब्जर्व द सेम और बिफोर? आप सेम ताकत के साथ उसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करोगे, कम फोर्स लगाओगे तो नहीं मूव करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब मूव करेगा. आप बोलोगे ज़्यादा क्यों मूव करें? अगर ये जो फ्लोर है इसका सरफेस भी स्मूथ है तो, क्योंकि बॉक्स का लोअर एज भी स्मूथ में है. तो ये बताता है कि यहाँ ज़मीन के नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स. क्योंकि ये फोर्स अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट की तरफ बॉक्स को हम लोग पुश कर रहे हैं, तो ज़मीन अपोजिट फोर्स लगाता है, वो राइट टू लेफ्ट की तरफ लगाता है. इसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. In the above activity, you will find that you apply the force along the left. Friction acts as along the right. It is clear? आप जो फोर्स लगा रहे हो स्टूडेंट वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने के लिए, आप लेफ्ट की तरफ से फोर्स लगा रहे हो ताकि वो राइट खिसके. लेकिन जो फ्लोर के कांटेक्ट में है बॉक्स का सरफेस, वो फ्लोर लगा रहा है राइट की तरफ फोर्स, वो लेफ्ट टू राइट लगा रहा है. इफ यू अप्लाई द फोर्स along the right, the friction along the left. अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो राइट की तरफ में तो फिर फ्रिक्शन उसका अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा. इन बोथ केसेस द फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन ऑफ द बॉक्स. और ये हर दोनों केस में फ्रिक्शन नल फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो उस बॉक्स के मोशन के ऊपर रोक डालता ही डालता है, वो चाहे कितना भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स. द सरफेस इज स्मूथ, द ऑब्जेक्ट विल स्लाइड विथ लेस फ्रिक्शन. अगर सरफेस स्मूथ रहेगा स्टूडेंट तो थोड़ा सा फ्रिक्शन कम लगेगा. ये नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन का फैक्टर. केयरफुली यू विल if you observe the surface of various objects carefully you will find tiny hills और ग्रुप्स. आप हर ऑब्जेक्ट के सरफेस को ध्यान से देखोगे, आप देखोगे उसमें छोटे छोटे बम्प, हिल्स और ग्रुप्स रहेंगे, यानी हल्के हल्के एकदम माइन्यूट लगेगा कि छेद के जैसा गड्ढा है, क्योंकि कोई भी सरफेस इतना स्मूथ नहीं हो सकता, सब में कोई ना कोई इरेगुलरिटीज रहते हैं बहुत ही बारीक. व्हेन टू सरफेस कम इन कॉन्टैक्ट, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हिली और ग्रूव्ड इरेगुलर होल्स में क्या होता है, एयर इंटरलॉक कर जाता है इनटू वन अनदर एंड रफ सरफेस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज. और जो लार्ज नंबर रेगुलरिटीज रहते, ग्रुप्स रहते हैं रफ सरफेसेस में, तो वहाँ तो फ्रिक्शनल फोर्स और ज़्यादा लग जाता है.
स्मूथ के मुकाबले। आप देख सकते हो ये जैसे कि ग्रुप्स और हिल्स होते हैं, जैसे लकड़ी के वुडन टेबल पे बुक को खिसकाओ, देखने से वुडन टेबल हम लोग को स्मूथ लगता है, बट अगर इसको बहुत गौर किया जाए तो आपको मालूम चलेगा कि वुड में भी हिल्स एंड ग्रुप्स होते हैं जो इनको मूवमेंट को रोकते हैं। कॉन्टैक्ट बिटवीन अ स्मूथ एंड सरफेस एंड रफ सरफेस, या मोर फ्रिक्शन, एंड यहाँ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू स्मूथ सरफेस। अगर दो स्मूथ सरफेस को आपस में कॉन्टैक्ट कराएंगे तो लेस फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि दोनों ही स्मूथ है, और यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्टैक्ट कराते हैं एक रफ एक स्मूथ को तो यहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स। एंड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड टू सर्फेसेस प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई दोनों सरफेस कितना हार्ड, कितने फोर्स के साथ हम लोग उसको प्रेस करते हैं। यू नो दैट द फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इन द टू सर्फेसेस, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा जब दो सर्फेसेस को आप बहुत प्रेस करोगे एक साथ हार्डली। दिस एक्सप्लेन वाई इट इज मोर डिफिकल्ट टू ड्रैग अ मैट व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। आप ये उसी से अंदाज़ा लगा लो कि जब किसी मैट के ऊपर कोई लेटा हुआ इंसान हो या बैठा हो और उससे मैट को आप ड्रैग करोगे तो आप कितना हार्ड हो जाता है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर भी उसको ड्रैग नहीं कर पाते व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। और वही मैट जब उस पर कोई नहीं बैठा रहता है तो फिर आप उसको आसानी से ड्रैग कर सकते हो। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच वन इज ईजियर। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में यानी रुका हुआ है स्टूडेंट, और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, समझ सकते हो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, तो कौन सा आसान होगा? टू मूव अ बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट वाले बॉक्स को मूव करना आसान होगा कि टू मूव अ बॉक्स विच इज ऑलरेडी इन मोशन। इट इज ईजियर टू मूव अ बॉक्स विच इज ऑलरेडी इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको मूव करना और आसान होगा। दिस मीन्स फ्रिक्शन इज लेस, फ्रिक्शन कम लगेगा उसके ऊपर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन and we object moves, and it is more when the object is rest. The force required to make an object move from rest is called static friction. वह फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है रेस्ट से उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, अगर कोई फोर्स जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को मूविंग करने के लिए उसी सेम रफ्तार में उसको मूव करते रहने के लिए लगता है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग सब समझ आया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टूडेंट। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले कम होता है क्योंकि उस पर कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट हमेशा पहले से ही मोशन में रहता है, स्टैटिक के फ्रिक्शन में वो रेस्ट में रहता है। फ्रिक्शन अननेसेसरली इविल। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में क्या दिया? फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन आपको हेल्प करता है बिना गिरे हुए स्लिप किए हुए चलने के लिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्लिपरी सर्फेस सच एज स्नो। ये बहुत ही टफ कार्य होता है स्टूडेंट कि आप स्लिपरी सरफेस पे चल पाओ, जैसे कि स्नो देख लो या बनाना पील्स देख लो, बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज or feet and these surfaces is very little. One may slip on a banana surface because banana skin as friction between the banana skin and the ground becomes negligible. That's why one person become fall. A boy falls down when he steps on a banana peel because banana peel और ground में बहुत ही ना के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. If an object starts moving, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टार्ट करता है, इट विल नेवर स्टॉप इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. अगर कोई इंसान मूव करना स्टार्ट करता है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो इंसान कभी नहीं रुक पाएगा. Had there been no friction between types of automobiles and the roads, they could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion. Had there been no friction, अगर फ्रिक्शन नहीं होता स्टूडेंट, तो क्या होता है? जो टायर्स है ऑटोमोबाइल्स के और रोड्स के, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड, वो स्टार्ट नहीं होते हैं या तो फिर रुकते नहीं, या तो फिर स्टार्ट हो जाते हैं तो रुकते नहीं, और ना ही किसी डायरेक्शन पे मूव कर पाते हैं. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, आप किसी दीवार पे कांटे भी नहीं ठोक पाते हैं और ना ही अपने टाई को नॉट कर पाते हैं. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, और बिना फ्रिक्शन के तो आप कोई इमारत भी खड़ी नहीं कर पाते स्टूडेंट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. एक तरह से कह सकते हैं कार्स एंड बसेस आर मूव सेफली ऑन द रोड. कार्स बस को आप देखते हो रोड पर मूव करते हैं क्योंकि वो फ्रिक्शन रहता है उनके टायर्स में और एंड द सर्फेस ऑफ द रोड. ब्रेक्स इन कार्स और बाईसाइकिल वर्क बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. किसी भी टू व्हीलर फोर व्हीलर साइकिल है, सबके ब्रेक्स फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर ही आधारित रहते हैं. जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो जो ब्रेक शू होता है वो रब करता है उस व्हील्स के ऊपर,
और ये रबिंग करने से वो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है एंड द फ्रिक्शन बिटवीन देम रिड्यूसेस द स्पीड, ऑटोमेटिकली उस व्हीकल की स्पीड कम हो जाता है। फ्रिक्शन हेल्प्स इन लाइटिंग अ मैच स्टिक बाय रबिंग इट्स अगेंस्ट द मैच बॉक्स। फ्रिक्शन की मदद से आप माचिस की तीली को मैच बॉक्स में रगड़ करके रब करके जला सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन इज इविल टू, फ्रिक्शन हमारे लिए खतरनाक भी है। फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग सरफेस, फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी रबिंग सरफेस को धीरे धीरे खत्म कर देता है, खराब कर देता है। वियर्स आउट, फटने लगता है, टूटने लगता है। द सोल्स ऑफ आवर शूज वियर आउट इन अ फ्यू मंथ, आप अपने जूते चप्पलों का सोच देखो कि कुछ महीने के बाद घिस करके वो प्लेन होने लगते हैं, उसमें जो ग्रूव रहता है, घाट बने हुए रहते हैं, वो धीरे धीरे स्मूथ में सरफेस में बदलता है, स्मूथनेस से फिर वह फट जाता है, क्योंकि ये फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप पे वो शूज़ या स्लीपर्स के जो सोल होते हैं वो हमारे ज़मीन के कांटेक्ट में रहता है जब जब आप चलते हो या दौड़ते हो, और फिर ये फ्रिक्शन के कारण टूटने लगता है। द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन वियर आउट विद टाइम बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जनरेट्स हीट, समटाइम्स दिस कैन बी हार्मफुल। फ्रिक्शन क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्रिक्शन से जाहिर सी बात है कि जब रब करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स को तो हम लोग हीट जनरेट होगा ही, क्योंकि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, दोनों आप हथेलियों को रब करो तो हीट जनरेट होता है। समटाइम्स दिस कैन बी हार्मफुल, ये नुकसानदेह भी होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग मशीन इज़ वेरी हाई, जो बहुत तेज़ मूव करने वाले मशीन होते हैं उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड टू कूल द मशीन, मशीन को ठंडा रखने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है। एंड इफ़ द कूलिंग अरेंजमेंट इन अ कार डज नॉट वर्क प्रॉपरली, और किसी भी कार या फोर व्हीलर बड़ी गाड़ियों में अगर कूलिंग अरेंजमेंट नहीं रहता है तो यह प्रॉपरली नहीं रहा तो इंजन में गेट जैम्ड, तो इंजन क्या होता है, जैम्ड हो जाता है। फ्रिक्शन काउजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन से एनर्जी का बर्बादी भी होता है। दिस इज बिकॉज एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट मूव करने वाले रहते हैं हैज़ टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो ओवरकम हो जाते हैं और वो लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि जैसे वो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा वो एक दूसरे से ज़्यादा रब खाएंगे, और रब खाने से उनके सरफेस ख़राब होंगे, और फिर जाहिर सी बात है वो चलने के लिए ज़्यादा एनर्जी उनको लगेगा, यानी ज़्यादा सपोर्ट लगेगा तभी वो रन कर पाएंगे। ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस सोर्स ऑफ एनर्जी से चलता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगेगा। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ part 1 of chapter number 12. So we will discuss the remaining part of this chapter in the next video. Okay students, that's all for today. Thank you.